हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 शुरू होने जा रहा है और आपको लोग को पता होगा कि पहला एग्ज़ाम जो है वो हिंदी का है। ठीक है, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम हिंदी व्याकरण पोर्शन का जो भी चीज़ें आती हैं जैसे रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, ये सब चीज़ें बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में समझाए हैं और इसके उदाहरण भी बहुत आसान तरीके से समझाए हैं जो बच्चों को लिखने में आसान भी पड़ेंगे और आसानी से वो लोग याद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम पूरा व्याकरण एक ही वीडियो में कवर किए हैं, तो कक्षा 10 वालों के लिए भी ये जो है ज़रूरी है और कक्षा 12 वालों के लिए भी ज़रूरी है। तो दोनों लोग ये जो है ये वीडियो ज़रूर देखें। तो पहला टॉपिक जो हम लोग लिए हैं वो रस है। तो रस में क्या है, पहला है आपका हास्य रस आता है ना। तो हास्य रस में क्या है कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक। अब कभी कभी एक नंबर में ऐसे ही पूछा जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये अगर तीनों आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी रस की परिभाषा बना सकते हो अस्थाई भाव याद करके। जैसे जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से क्या करता है, संयोग करता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, कि आपको सिर्फ वो अस्थाई भाव याद करना है कि किस कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या होता है। फिर उसके साथ आपको विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव को ऐड कर देना है। ठीक है, तो उस रस की निष्पत्ति हो जाएगी। अब देखिए कितना आसान है इसका उदाहरण। उदाहरण सबसे आसान दिए हैं। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान ना जाए। है ना, तो कितना आसान है ना। आप लोग जो है मास्टर माइंड में कुछ लोग याद किए होंगे भुजंग भुजंगा हंसे वाला। ठीक है, तो जो अगर आप एक ही उदाहरण याद करेंगे तो उससे जो है बाकी सब लोग भी वही उदाहरण लिख रहे हैं, आप भी वही उदाहरण लिख रहे हैं, तो आपकी कॉपी और बाकी लोग कॉपी में अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए आपको कुछ अलग लिखना है। तो कुछ अलग के लिए हम दो उदाहरण लेकर आए हैं। ये दोनों उदाहरण बहुत अच्छे हैं, आप लोग याद करेंगे तो आपको आपकी काफ़ी अलग दिखेगी और नंबर भी आपके ज़्यादा मिलेंगे। ठीक। अब दूसरा उदाहरण क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। ठीक है, कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ठीक है, भाई जब बाल रहेगा ही नहीं तो बांका क्या होना है, नहीं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है ना कि दो जो है उदाहरण बहुत आसान है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा रस आपका है, कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, अब करुण रस में क्या है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। अब जैसे पिछले में हमने बताया था कि जब शोक नामक स्थायी भाव किन किन चीज़ों से, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। एकदम वैसे ही परिभाषा है ना, जैसे हास रस की यहाँ पे बताए थे हम लोग, वैसे ही करुण रस की भी है। बस आपको इसमें चेंज क्या हुआ है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक शोक होता है। एक नंबर में भी पूछा जाता है ये करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए कितना आसान है। ठीक है, जैसे हम लोग ये गाना सुने होंगे, बहुत लोग सुने होंगे, है ना। तो बहुत ये आप उदाहरण में लिख सकते हो, बहुत आसान उदाहरण है। ठीक है, कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, ये हम हमारे जो शहीदे को ऊपर लिखा गया है ये उदाहरण। ठीक है, तो आप लोग ये लिखेंगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, कि आपको ऐसे वर्ड का चयन करना है वहाँ पे कॉपी में कि जो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा करे। ठीक है, तो जो रटा रटा चीज़ लिखता है उसको भी नंबर मिलते हैं, लेकिन जो है अगर आप कुछ यूनिक तरीका अपनाएंगे तभी जो है ज़्यादा बेहतर नंबर पाएंगे।
ठीक है। अगला टॉपिक आपका है, आपको पता है कि अगला टॉपिक आपका है अलंकार। ठीक है, अगला टॉपिक आपका अलंकार है। अब अलंकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले आपका कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में क्या है आपका कि जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, कि उपमेय पर किसका, उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है लेकिन ये इम्पोर्टेंट वीडियो है तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिजाई, ठीक है, एक लाइन का उदाहरण है। ठीक है, रूपक अलंकार बहुत आसान है कि चरण कमल बंदो हरिजाई। ठीक है, एकदम आसान उदाहरण है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक, अगला आपका अलंकार क्या आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये रूपक और उत्प्रेक्षा में से कोई एक अलंकार आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, 101% फिक्स है कि आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और आसान उदाहरण भी दिए हैं जिससे आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हो। नहीं, अगला क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दोनों की परिभाषा कैसे याद रखेंगे कि रूपक में क्या होता है, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, वहाँ पे रूपक अलंकार, और जहाँ संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। रूपक में भेद रहित आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। ठीक, अब जैसे नेत्र मानो कमल है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में आप चीज जान लिए, मन मानो जन जानो टाइप जो भी शब्द अगर बीच में आ जाए उदाहरण में, तो जान लीजिए वो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। मन मानो जन जानो जो भी आए जान लीजिए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, क्लियर है ना कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो क्या है, कमल है। ठीक, क्लियर है अलंकार। आगे आपका अगला टॉपिक है छंद। ठीक है, अब छंद में आपको पता है छंद क्या है, छंद में आपको सोठा आता है। ठीक है, सोठा बहुत आता है। ठीक है, सोठा और इसमें रोला, रोला सोठा है, तो सोठा जो है सबसे आसान तरीका है सोठा याद करने का। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11। ठीक, पहले में और तीसरे चरण में कितने कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। आपको पता होगा 4 चरण होता है, तो पहला और तीसरा जिसमें 11-11, ठीक, और दूसरा और चौथा जिसमें 13-13। ठीक, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, इतना आपको याद करना है, क्लियर रखना है कि पहला और तीसरा क्या क्या कितने कितने, 11-11, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए कितना आसान है, नहीं बुरी है बात अपना हित ही देखना। सिंपल सी बात है ना कि नहीं बुरी है बात अपना हित ही देखना, चले किसी पर लात गलत समझना साधना। ठीक है, आसान है ना, एकदम आसान तरीका है। मास्टरमाइंड में हम देखें तो बहुत सारे मास्टरमाइंड है, एग्जाम टाइम है, उन सब में देखे उदाहरण काफ़ी कठिन लिखे गए हैं, जो बच्चों को जो है याद भी करने में कठिन होता है, लिख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग लिख लेते हैं, कुछ लोगों को लिखने में कठिनाई हो जाती है। और जब आप जानते हो कि ऐसे टॉपिक लिखने हैं जो एकदम पक्का आने हैं, तो उनका उदाहरण हम गलत क्यों करें। ठीक है, तो इसलिए उदाहरण ऐसे याद कीजिए जो एकदम आसानी से याद हो जाए और आप आसानी से लिख भी लें। ठीक है, तो ये उदाहरण आपका सोठा का है, नहीं बुरी है बात वाला। ठीक, आसान उदाहरण है, आप लोग देख के लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक है आपका उपसर्ग। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, उपसर्ग और प्रत्यय ये सब लोग को पता होगा, बट कुछ उपसर्ग हम लेकर इसमें लेकर आए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत भी बार भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा उपसर्ग का मतलब आप लोग पता होगा, उप मतलब होता है पहले। ठीक है, या फिर उप का मतलब समीप भी होता है, तो यहाँ पे पहले होता है। तो जो ऐसे शब्द जो है जो शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ क्या करते हैं, बदल देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये पहले जुड़ता है शब्द के। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग में देखिए
सबसे पहले कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ से आपका उपसर्ग से क्या, कौन से ऐसे बोलेगा कि निम्न उपसर्गों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, या फिर निम्न में से दो उपसर्गों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आपको एक ही शब्द लिखने, फिर भी हम दो दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे आ का असुविधा हुआ और अविश्वास हो गया। ठीक है, आगे आ देखिए, आ जुड़ा है ना, सुविधा में आ जोड़ दिए, असुविधा अर्थ बदल गया कि नहीं? ठीक है, सुविधा मतलब जो है सरलता से काम हो रहा है, असुविधा मतलब कठिनाई से हो रहा है, नहीं? तो सब इसका अर्थ बदला ना। दूसरा अपमान, ठीक है, अब आता है अप उपसर्ग, ऐसे बोलेगा अप उपसर्ग से बनाइए। तो अप से क्या होता है? अपमान होता है और अपशब्द होता है। ठीक है, बाकी भी लिख सकते हो आप, लेकिन दो दो एकदम आसान आसान तरीके हम बताए हैं। अभी, अभी से आपका अभिमान और अभिशाप। ठीक, अभी से का क्या क्या हुआ? आपका अभिमान और अभिशाप हो गया। फिर परि से आया, परि से परिवार और क्या आया? परिधान आया। ठीक, परि से आपका परिवार हो गया, परिधान हुआ। ठीक, ये परिधान है, नॉट प्रधान। ठीक है, प्रधान नहीं है ये, प्रधान बीडीसी वाला नहीं। आपको क्या करना है? ये परिधान, परिधान मतलब पहनने वाला चीजें है ना। अगला है सह। सह का क्या हुआ? सहपाठी हुआ और सहयोग हुआ। ठीक है, सबको कहते हैं ना सहयोग करते रहना चाहिए, तो वही वाला सहयोग है। ठीक, फिर उप से क्या हुआ आपका? उपमान हुआ और उपकार हुआ। ठीक है, उप उपसर्ग आएगा तो आप क्या लिखेंगे? उपमान और उपकार। ये उपसर्ग क्लियर है ना, कि आपको आगे शब्द वो जोड़ना है, और जो है उसके ऐसे शब्द पीछे जोड़ने हैं जो उनके अर्थ बदल जाएं। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान रखना है उपसर्ग में, कि किसी का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, नाम नहीं लिखिएगा। जैसे आज शायद आप अमन और अभिषेक लिख दे रहे हो। ठीक है, तो वहाँ भी नाम नहीं लिखना है, आपको कुछ चीज़ें ऐसे लिखनी है कि जिनका अर्थ निकलता रहे। ठीक है, कि ऐसे शब्द आपको जोड़ने हैं जिनका अर्थ निकलता रहे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो है आ हटा दिए, विश्वास आया, है ना, ट्रस्ट होता है ना, विश्वास। ठीक है, तो ऐसे शब्द जोड़ने हैं। ठीक, जैसे अभिषेक हुआ, अभिषेक हुआ, तो बोलेंगे आ हटा दीजिए, भिषेक, बताइए कौन सा अर्थ निकल रहा है? ठीक है, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप लोग जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें नाम नहीं लिखना है। ठीक, अगला टॉपिक है आपका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय मतलब उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले जुड़ता है। प्रत्यय मतलब क्या हुआ? जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, कि बाद में जुड़ने वाले शब्द। अब देखिए, जैसे आई हुआ। ठीक है, आई, तो आई माई वाला नहीं, आई है। ठीक है, तो आई से क्या हुआ? भलाई हुआ और पढ़ाई हुआ। ठीक है, कि लास्ट में आई जुड़ा, तो भलाई और पढ़ाई। वट आया, तो वट से क्या हुआ? कि बनावट और सजावट, फिर लिखावट। बाकी चीज भी आप लिख सकते हो ना। ठीक है, खुद भी बढ़ा के लिख सकते हो। फिर ता प्रत्यय आया, ता प्रत्यय से महानता, कविता, कठिनता, सरलता, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, पन आया तो बचपन, पागलपन, है ना, पागलपन आया। अब पागलपन वो वाला नहीं कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, वो वाला नहीं है। ठीक है, पागलपन है ये दूसरा। ठीक है, फिर वाह प्रत्यय आया, वाह से क्या हुआ? पहनाया हुआ, दिखावा हुआ, है ना, दिखावा। जैसे कहते हैं ना चाचा विधायक है हमारे, वही वाला है दिखावा। ठीक है, तो कहते हैं डींगे मारते हैं, दिखावा करते हैं ना, चाचा विधायक है हमारे। फिर अगला है आपका नेक्स्ट टॉपिक है समास। ठीक है, अब समास में आपका द्वंद्व समास बहुत आता है, द्वंद्व और द्विगु। ठीक है, डीडी, है ना, द्वंद्व समास आता है और द्विगु समास आता है। अब द्वंद्व और द्विगु समझना बहुत आसान है। ठीक है, द्वंद्व में आपको क्या करना है? एकदम आसान चीज जानिए, कि बीच में डैश लगा रहता है। ठीक है, बीच में डैश लगा होता है, वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है, और का अर्थ देता है ये। ठीक है, बीच में और का अर्थ देगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें जो है डैश नहीं लगा रहेगा, लेकिन और का अर्थ देता है बीच में, तो जान लीजिए वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो है और का अर्थ देता है। जैसे नर नारी के बीच में डैश लगा है, तो नर और नारी। ठीक है, पशु पक्षी है, पशु और पक्षी। अन्न जल है, अन्न और जल। डैश लगा है ना। शुभ अशुभ है, शुभ और अशुभ। पति पत्नी है, पति और पत्नी। राजा रानी है, राजा और रानी। ठीक है, अब देखिए एक शब्द नया है, चराचर। ठीक है, अब आप सोचोगे इसमें चराचर में क्या है? ठीक है, तो सिंपल जानिए कि चराचर में दो शब्द हैं, कि चर और अचर।
ठीक है। चर और अचर मिलके क्या बन गया आपका? चराचर बन गया। ये भी आपका कौन समास है? द्वंद्व समास है। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें डैश नहीं लगा है, फिर भी इसमें डैश नहीं लगा, फिर भी और का अर्थ दे रहा है कि नहीं, तो ये भी आपका कौन समास आएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्लियर हुआ कि जो किसका अर्थ देता है, और का अर्थ देता है बीच में, ठीक है। और द्विगु समास सबसे आसान, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है वो सबसे आसान होता है, क्योंकि ये संख्यावाची होता है। ये हाईलाइटेड चीजें हैं। संख्यावाची, संख्यावाची मतलब कि जिसमें संख्या बताई जाए, 3, 5, 10, 12, 15, 100, 150, 2 लाख, 3 लाख, है ना, ऐसे शब्द जो है जो संख्या बताते हैं। अब जैसे चौराहा हुआ, ठीक है, 4 राहों का समूह चौराहा हुआ ना। नवरत्न, 9 आया ना, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब क्या होता है? 8, है ना, तो 8 अध्यायों वाला, है ना। त्रिलोक, है ना, त्रि मतलब 3 हुआ ना। त्रिभुवन, ठीक है। त्रिभुवन ये भी कितना हुआ? 3 का अर्थ दे रहा है ना, देखिए गिनती बन रहा है। त्रिकोण 3 का अर्थ दे रहा है ना। तो जिस शब्द में ये गिनती वाले अक्षर आए वो आपका कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्वंद्व में क्या आता है? और आता है, ठीक है, बीच में और आता है या फिर डैश लगा रहता है, वो आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या आएगा? आपके संख्यावाची शब्द आएंगे, जैसे चौराहा हुआ, नवरत्न हुआ, अष्टाध्यायी हुआ, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक। तत्सम तद्भव मतलब जान लीजिए कि तद्भव मतलब होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं भाषा, वो तद्भव होता है, और तत्सम उसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है। कि तद्भव क्या होता है? एक प्रकार से जान लीजिए अशुद्ध रूप जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और तत्सम क्या होता है कि थोड़ा वो संस्कृत टाइप होता है, शुद्ध रूप होता है उसका। जैसे बहू हुआ, बहू का सही सही क्या होता है? वधू होता है, ठीक। आज का क्या होगा? अद्य होगा, ठीक है। अद्य मतलब होता है आज, ठीक। कान का क्या होता है? कर्ण होता है। दही का दधी, ठीक है। आप लोगों को पसंद होगा लेकिन हमें नहीं पसंद है, ठीक है, दही, ठीक है। जिनको जिनको पसंद है कमेंट कर दीजिएगा, हमको पसंद है बट हमें नहीं पसंद है, ठीक है। रात का रात्रि होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किन किन को दही पसंद है और दूध वाले सामान ज़्यादा पसंद है, ठीक। अगला है आपका सांप, ठीक है। वैसे सांप को भी दूध पसंद है ऐसा कहते हैं लोग, बट अगर एक्चुअल में हम लोग जाने तो जो नाग होता है, कोबरा होता है, वो दूध नहीं पीता कभी, ठीक है। जो हम लोग शिवरात्रि में जाके जो है नाग के पास जो है दूध रख के आते हैं, है ना, नाग पंचमी को रख के आते हैं, ठीक है। तो वो जान लीजिए एक्चुअल चीज़ें क्या होती है कि नाग जो है वो दूध नहीं पीता है कभी, ठीक है, दूध कभी नहीं पीता है वो। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो देखे हैं पीते हुए, मंदिर में जाके जो है वो सपेरे लोग लिए रहते हैं, वो लोग पिलाते हैं, वो लोग पिलाते हैं। अब वही है ना कि उस उन सांप को क्या करते हैं, काफ़ी दिन भूखा रखे रहते हैं, ठीक है। तो वो होता है ना कि जैसे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी टाइप वही वाला है कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो भाई आदमी कुछ भी करेगा, ठीक है। तो वो लोग जो है वो नाग पंचमी के पहले बहुत दिन जो है उन लोग को भूखा भी रखते हैं, या फिर जो है उन लोग को बहुत ट्रेनिंग दिए रहते हैं ना। बाकी अगर एक्चुअल सांप है वो, ठीक है, तो वो अगर वो एक्चुअल कोबरा है, नाग है, तो वो दूध नहीं पिएगा, ठीक। फिर अगला है, ये तो जान लीजिए वो दूसरा टॉपिक हो गया। चलिए कुम्हार है ना। कुम्हार का क्या होता है? कुंभकार होता है, ठीक। जो हम लोग बोलते हैं ना कुम्हार है ये, है ना, तो ये इसको सही सही क्या कहते हैं? कुंभकार। फिर देखिए दूध वाला आइटम, यार बार बार दूध ही वाला आइटम आ जा रहा है। घी, तो घी का क्या होता है? घृत होता है। घी से कुछ याद आया? चलिए ठीक है, तो अमूल वाला घी है, ठीक है, अमूल वाला घी है ये, ठीक। अगला है आपका केला, ठीक। केला को क्या कहते हैं? कदली कहते हैं, केला को कदली। और कपड़ा, कपड़ा जो है वो करपट, ठीक। ये केला जो है 2017 में आया था केला, और ये कुम्हार वाला, ठीक। ये सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। और हम जो है रेलवे का पेपर देने गए थे तो वहाँ भी ये केले का पूछा गया था, ठीक है। केले के कदली होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग तैयार करके रहिएगा, तत्सम तद्भव शब्द। फिर अगला है आपका संधि, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है संधि, और संधि में आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। यण संधि में क्या आता है?
सिंपल सा आप लोग जानिए कि इसका हाईलाइटेड चीज़ क्या है, आधा अक्षर होता है। आपको आधा अक्षर दिखे तो जान लीजिए आंख बंद करके क्या कौन संधि मारनी है, यण संधि मारनी है। वैसे 10th में यण संधि अधिकतर आती है, ठीक है। तो आधा अक्षर जो है आपको यण संधि आती है, ठीक। जहाँ पे आधा अक्षर दिखेगा जान लीजिए यण संधि है, जैसे अत्याचार हुआ, ठीक है, अति प्लस आचार, ठीक है, संधि विच्छेद ऐसे होगा, ठीक। आधा अक्षर देखिए ता आया है ना, देखिए प्रत्येक आया, जैसे तो प्रत्येकम आया है ना, देखिए आधा अक्षर दिख रहा है ना। यद्यप में भी आधा दा और या होता है, ठीक है, ये ज्वाइंट है लेकिन आधा दा और या होता है, ठीक है, यद्यप में। तो आधा दा आ रहा है ना, तो आधा अक्षर मिला, जान लीजिए कौन संधि, यण संधि है ना। अगला पित्राज्ञा, आपको पता होगा त्रा मतलब आधा ता और रा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है आपका वो जो आधा अक्षर है वो लुप्त किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका संविच्छेद पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा होगा, ठीक है। मात्राज्ञा हुआ, वैसे ही मातृ प्लस आज्ञा। ये लाकृति, ये 2020 में पूछा गया था, 21 में जो है ये बहुत जरूरी है, लाकृति, ठीक है। ये पूछा, ये इसका संधि विच्छेद भी कभी कभी पूछ लेता है, लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ चीज़ों से हटके है, तो इसका क्या होता है, री प्लस आकृति, लाकृति होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लास 10th के थे, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए और तैयारी बढ़िया रखिए, जिससे आप लोग जो है हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे, हम लोग को भी खुशी होगी कि जो है आप लोग अच्छा नंबर पाए। तो बढ़िया तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम।